अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पोस्ट आर फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट एडवांस कंसेप्ट इन नर्सिंग के यूनिट नंबर 10 जो कि हमारे साथ एडवांस नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजी पेन है, इसके आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा था कि ये यूनिट जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एमसीक्यूज़ के हवाले से भी इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है और इससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ के आने के भी चांसेस है। सो इसलिए आपने इस लेक्चर को गौर से सुनना है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूं तो उसको आपने अपने साथ नोट डाउन कर लेना है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। सो डियर स्टूडेंट, लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट के पार्ट 1 में हमने टाइप्स ऑफ पेन तक जो है इसको डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने ये बात कही थी कि हमारे साथ पेन के जो है बेसिकली 2 टाइप्स है, ठीक है, जिसमें हमारे साथ फास्ट पेन है, ठीक है, और एक हमारे साथ स्लो पेन रिसेप्टर्स होते हैं। जो फास्ट पेन रिसेप्टर्स होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ए सिग्मा फाइबर्स कहते हैं, जबकि स्लो पेन रिसेप्टर्स उसको हम सी फाइबर कहते हैं। इसके अलावा हमने आप स्टूडेंट्स के साथ ये भी शेयर किया था कि जो ए सिग्मा फाइबर होते हैं तो इसको फास्ट पेन रिसेप्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ए सिग्मा फाइबर होते हैं तो इसके इर्द गिर्द जो माइलिन शीट होती है जिसके ज़रिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिग्नल जो है वो क्या होती है, तेज़ी से होती है, ठीक है। तो वो माइलिन शीट फाइबर जो है इस फाइबर के इर्द गिर्द मौजूद होता है, जिसकी वजह से सिग्नल्स एक जगह से दूसरी जगह स्पीड्स के साथ जाती है। इसके अलावा जो सी फाइबर्स है इसके बारे में भी मैंने आप स्टूडेंट्स के साथ ये बात शेयर की थी कि सी फाइबर्स के इर्द गिर्द जो है माइलिन शीट नहीं होती, जिसकी वजह से सी फाइबर्स के सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करने का जो स्पीड होता है वो एस सिग्मा फाइबर्स के बनिस्बत स्लो होता है, ठीक है। तो इस वजह से सी फाइबर्स रिसेप्टर्स को क्या कहते हैं, स्लो पेन रिसेप्टर्स कहते हैं, ठीक है। और जो ए सिग्मा फाइबर होते हैं तो इसको फास्ट पेन रिसेप्टर्स कहते हैं। तो यहाँ पर अब हम फास्ट पेन ए सिग्मा फाइबर्स को डिस्कस करेंगे कि ये किस वजह से पेन को जो है जल्दी से परसीव करता है और इसके ज़रिए हम क्यों जो है पेन को जल्दी क्या करते हैं, महसूस करते हैं। सो अगर हम ए सिग्मा फाइबर्स की ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें कि ये सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में कितना टाइम लेती है, तो बेसिकली बिगिंस विद इन 0.1 सेकेंड ऑफ पेन स्टिमुलस एप्लीकेशन। जब हम किसी चीज़ के साथ टच हो जाए, किसी ऐसी चीज़ के साथ हमारा हाथ पाँव या कोई भी बॉडी का पार्ट जो है वो टच हो जाए जिसकी वजह से हमें तकलीफ़ पहुंचती हो, तो जैसे ही हम किसी चीज़ के साथ टच होते हैं तो टच होने के साथ 0.1 सेकेंड के अंदर अंदर वो टच जो है हमें महसूस हो जाती है कि हमारे बॉडी का कोई हिस्सा जो है किसी शार्प चीज़ के साथ जो है वो टच हो गई है, जिसकी वजह से हमें पेन महसूस होने लगता है, ठीक है। तो एमसीक्यूज़ के हवाले से ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज़ में आपसे ये पूछ सकते हैं कि ए सिग्मा फाइबर्स की जो सेंसेशन की जो स्पीड है वो कितनी है, ठीक है, हमें कितने सेकंड्स के अंदर हमें महसूस होता है किसी स्टिमुलस के बाद, ठीक है। तो तकरीबन 0.1 सेकेंड के अंदर अंदर जो है हमें क्या होती है, सेंसेशन होती है। इसके अलावा ए सिग्मा फाइबर्स के ज़रिए हम किस तरह के स्टिमुलस को क्या करते हैं, महसूस करते हैं। तो शार्प प्रिकिंग हो गई, जैसे कि नीडल का चुभ जाना, इसके अलावा इलेक्ट्रिक लाइक नीडल प्रिक, कट एक्सेट्रा, इस तरह के जो स्टिमुलस है इसके काज होने के साथ ही हमें 0.1 सेकेंड के अंदर अंदर वो महसूस हो जाता है, हमें पता चल जाता है। इसके अलावा फास्ट पेन फाइबर फाउंड इन स्किन, ब्लड वेसल्स, पीरिओस्टियम एंड अदर सुपरफिशियल स्ट्रक्चर, ठीक है। जो ए सिग्मा फाइबर्स है या जो फास्ट पेन रिसेप्टर्स होते हैं तो ये ज़्यादातर हमारे स्किन में पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा बोन्स के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन होता है जिसको हम पीरिओस्टियम कहते हैं, तो उस मेम्ब्रेन में ये
फास्ट पेन रिसेप्टर जो है पाए जाते हैं। इसके अलावा दूसरे जो हमारे साथ सुपरफिशियल स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो उसमें ये पाए जाते हैं। इसके अलावा नॉट फाउंड इज अबाउंडेंटली इन डीपर टिश्यूज। इसके अलावा डीपर टिश्यूज में इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, मौजूद होती है लेकिन इतनी ज़्यादा मौजूद नहीं होती जितना कि स्किन में होती है, ब्लड वेसल पेरियोस्टियम में होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर स्लो पेन रिसेप्टर्स या सी फाइबर्स की हम बात करें तो इसके ज़रिए हम बर्निंग, इचिंग, थ्रोम्बिंग एंड नोशियस एक्सेट्रा इस तरह के स्टिमुलस को हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी पेशेंट का जो स्किन है वो जल रहा है, ठीक है, या कोई बंदा जो है वो उसका कोई हाथ जो है वो किसी हॉट सरफेस पर जो है वो उसके साथ जो है वो टच हो गया है, तो इसकी वजह से उन्हें बर्निंग महसूस होगी। तो ये बर्निंग सेंसेशन जो है ये ज़्यादातर सी फाइबर्स इसको क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, और सी फाइबर्स के ज़रिए हम इस तरह की जो सेंसेशन है होती है उसको हम क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। इसके अलावा एचिंग हो गई, ठीक है, थ्रोम्बिंग हो गई और नोशियस इस तरह की जो सेंसेशन होती है, ठीक है, तो ये सी फाइबर्स के ज़रिए हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं। इसके अलावा सी फाइबर्स के ज़रिए सिग्नल्स एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रांसफ़र होती है तो उसकी जो रफ्तार होती है वो 1 सेकेंड होती है या इससे भी ज़्यादा होती है। मतलब ए सिग्मा फाइबर के बनिस्बत सी फाइबर जो है ये टाइम लेती है सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में, एंड में इंक्रीज एंड लास्ट फॉर मेनी सेकेंड्स और मिनट, ठीक है। इसी तरह से इसकी जो ड्यूरेशन है ये मुसलसल इंक्रीज होती जाती है और ये मिनट्स तक भी जा सकती है। कैन अकर इन स्किन एज वेल एज डीपर टिश्यूज। इसके अलावा जो स्लो पेन रिसेप्टर्स होते हैं तो ये स्किन में भी पाए जाते हैं और इसके साथ साथ डीपर टिश्यूज में भी पाए जाते हैं। मोस्ट रिस्पॉन्सिबल या मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर वेजरल टाइप ऑफ पेन। वेजरल टाइप ऑफ पेन से मुराद ये है कि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है बॉडी के, ठीक है, तो वहाँ पर अगर किसी किस्म की पेन हो रही है या पेन काज हो रही होती है तो इस पेन को कौन रिसीव करता है, इस पेन को जो स्लो पेन रिसेप्टर्स होते हैं जिसे हम सी फाइबर कहते हैं तो वो इसको क्या करते हैं, परसीव करते हैं, ठीक है। पेन परसेप्शन एंड थ्रेशोल्ड। पेन परसेप्शन एंड थ्रेशोल्ड किसे कहते हैं? थ्रेशोल्ड से मुराद वो कम से कम स्टिमुलस जो कि हमारी बॉडी जो है उसको महसूस करके हमें बताती है कि हाँ यहाँ पर पेन काज हो रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड कहते हैं। मतलब वो कम से कम स्टिमुलस जिसके ज़रिए हमारे जो पेन रिसेप्टर है वो एक्टिवेट हो जाए तो इसको हम थ्रेशोल्ड कहते हैं, ठीक है। द थ्रेशोल्ड ऑफ पेन परसेप्शन इज़ अप्रोक्सीमेटली द सेम इन ऑल पर्सन। तो ये हर लोगों में जो है, तमाम लोगों में ये क्या होता है, सेम होता है। थ्रेशोल्ड किसे कहते हैं, लोवेस्ट इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस रिकॉग्नाइज इज पेन। मतलब स्टिमुलस की वो कम से कम शिद्दत जिसके ज़रिए हमारे जो पेन रिसेप्टर है वो एक्टिवेट होकर उसको क्या करे, उसको महसूस करे एज अ पेन, तो इसको हम थ्रेशोल्ड कहते हैं। थ्रेशोल्ड रिड्यूस बाय इन्फ्लेमेशन, इंजरी, एंजाइटी, प्रीयर एक्सपेक्टेशन ऑफ पेन, पर्सनैलिटी ऑफ पेशेंट, ठीक है। इसके अलावा जो थ्रेशोल्ड है ये डिक्रीज़ हो सकती है, इसमें कमी आ सकती है। किस वजह से, अगर आपकी जो टिश्यूज़ है उसमें इन्फ्लेमेशन काज हुई हो, या टिश्यूज़ जो है वो इंजर्ड हुए हो, या आप एंजाइटी का शिकार हुए हो, या आप जो है पेन के काज होने से पहले उसके बारे में आप जो है एक्सपेक्ट करते हैं कि यार मुझे जो है दर्द, इतना दर्द होने वाला है या इससे भी ज़्यादा दर्द मुझे होगा, तो इससे क्या होता है, इससे जो असल पेन होती है उसकी जो शिद्दत होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। थ्रेशोल्ड इंक्रीज बाय लोकल एनेस्थेटिक एनाल्जेसिक। इसके अलावा थ्रेशोल्ड जो है ये लोकल एनेस्थेटिक एनाल्जेसिक, डिस्ट्रैक्शन एंड सजेशंस या स्ट्रॉन्ग इमोशंस हो गए, फियर हो गया, मेनिया हो गया, एक्यूपेंचर हो गया, प्लेजबोथ हो गया, और इसी तरह से सर्टन सेंट्रल नर्वस सिस्टम लेजन, इन चीज़ों की वजह से थ्रेशोल्ड जो है ये क्या होती है, इंक्रीज होती है। मतलब पेन जो है फिर ज़्यादा महसूस होता है।
द पेन मॉड्यूलेशन सिस्टम। पेन मॉड्यूलेशन सिस्टम से क्या मुराद है कि किस तरह से पेन प्रोड्यूस होता है और किस तरह से उसको हम परसीव करते हैं। ठीक है, पेन प्रोड्यूस बाय द सेम स्टिमुलस कैन बी परसीव डिफरेंशियली बाय डिफरेंट पीपल एंड एट डिफरेंट टाइप। कहते हैं कि जिस स्टिमुलस के ज़रिए पेन प्रोड्यूस होता है तो इसको मुख्तलिफ लोग जो है मुख्तलिफ तरीके से इसको क्या करते हैं, परसीव करते हैं और मुख्तलिफ टाइम पर जो है इसको महसूस करते हैं। ठीक है, एन एक्सपेक्टेशन ऑफ पेन कैन आल्सो ब्रिंग अबाउट परसेप्शन ऑफ पेन इवन विदाउट अ पेन स्टिमुलस। इसके अलावा अगर कोई शख्स जो है वो दर्द के बारे में सोच रहा है कि मुझे इतना दर्द होगा इससे या मुझे इतना दर्द होने वाला है, तो अब वो दर्द के बारे में सिर्फ सोच रहा है, इसके अलावा उसे किसी किस्म का स्टिमुलस अभी नहीं मिला है, लेकिन सिर्फ इस सोचने की वजह से, दर्द के बारे में एक्सपेक्टेशन करने की वजह से उनको क्या होता है, उनको दर्द महसूस होने लगता है। These effects are brought about the existence of brain circuit that can modulate the activity of the pain transmission pathway। अब ये असरात पेन के जो पैदा होते हैं बगैर किसी स्टिमुलस के, तो इस प्रोसेस को कौन कंट्रोल कर रहा होता है? इस प्रोसेस को हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है, और वो इस तरह से कंट्रोल कर रहा होता है कि ब्रेन सर्किट में इस तरह के सिग्नल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं जिसकी वजह से जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, विदाउट स्टिमुलस जो है वो क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं और हमें दर्द महसूस होने लगता है। इफ़ेक्ट्स ऑफ अनरिलीफ पेन। अब अगर एक पेशेंट जो है वो मुसलसल पेन में है, वो मुसलसल तकलीफ़ में है, मुसलसल दर्द में है, तो और उनका ये दर्द जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा, तो इससे उस पेशेंट पर क्या असरात जो है वो पड़ेंगे, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। सो इंटरफेरेंस विद स्लीप इफेक्ट एपेटाइट एंड लोअर द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर क्लाइंट एंड देयर फैमिली मेम्बर्स। ज़ाहिरी बात है, अगर एक शख्स जो है वो कंटिन्यूसली दर्द में है, ठीक है, वो कंटिन्यूसली दर्द को बर्दाश्त कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इससे उनकी जो स्लीप पैटर्न है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाएगी, वो फिर इस दर्द की वजह से प्रॉपर तरीके से सो नहीं पाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ उनकी जो भूख है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी और वो फिर प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खा सकेंगे। इसके साथ साथ इनकी जो लाइफ क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाती है, और इसके पेशेंट के साथ जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हो जाते हैं। रिड्यूस मोबिलिटी में प्रोड्यूस मसल एट्रोपी एंड पेनफुल स्पाज़म। इसके अलावा ज़ाहिरी बात है, पेशेंट जो है वो पेन में है, दर्द को सफ़र कर रहे हैं, तो दर्द की वजह से वो किसी किस्म की एक्टिविटी को नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो इमोबाइल हो जाते हैं। ठीक है, वो जो है फिर किसी किस्म की एक्टिविटी ना करने की वजह से वो क्या होते हैं, एक ही जगह पर जो है पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो मसल शेप होती है वो क्या हो जाती है, वो चेंज हो जाती है, और इसके साथ साथ उनके मसल जो है कंट्रैक्ट हो जाते हैं, बोन जो है वो कंस्ट्रिक्शन का शिकार हो जाते हैं, इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन उसमें काज हो जाती है, जिसकी वजह से वो जब हरकत करते हैं तो उनको फिर बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो इसको क्या कहते हैं, पेनफुल स्पाज़म कहते हैं। इम्पेयर्ड इम्यून फंक्शन। इसके अलावा उनका जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत का जो फंक्शन होता है वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। इम्पेयर्ड से मुराद ख़राब हो जाता है। उनका जो हीलिंग प्रोसेस है, मतलब ज़ख़म भरने का जो प्रोसेस होता है वो भी स्लो हो जाता है और फिर ज़ख़म भरने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसके साथ साथ उनकी जो फिज़िकल और इमोशनल डिसऑर्डर्स है वो उनमें क्या हो जाते हैं, काज हो जाते हैं। फिज़िकली भी वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और इमोशनली भी वो डिस्टर्बेंस का शिकार हो जाते हैं। इसके साथ साथ रिस्किंग द डेवलपमेंट ऑफ इनक्यूरेबल क्रॉनिक पेन सिंड्रोम। इसके अलावा उस पेशेंट में इनक्यूरेबल क्रॉनिक पेन सिंड्रोम के काज होने का जो खदशा है वो बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब ऐसा क्रॉनिक पेन सिंड्रोम जो कि क्यूरेबल ना हो, जिसका फिर कोई इलाज नहीं होता।
असेसमेंट ऑफ पेन स्केल। अब पेन स्केल के ज़रिए हम किस तरह से असेसमेंट करते हैं, तो यूजुअली पेन को असेस करने के लिए हमारे साथ एक स्केल होता है जिसमें जो है रेटिंग जो है 0 से लेकर 10 तक जो है रेटिंग दी गई होती है, और हर नंबर जो है ये आपको पेन की एक शिद्दत को क्या करती है, प्रेजेंट करती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई पेशेंट आपको कहे कि उनको 0 पेन है, ठीक है, तो 0 पेन से मुराद उनको किसी किस्म का पेन नहीं है। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट जो है वो आपको कहे कि मेरी पेन की जो शिद्दत है वो 1 है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उनको बहुत कम दर्द जो है वो महसूस हो रहा है, जो कि ना होने के बराबर है। इसके अलावा अगर कोई शख्स आपको कहे कि मेरी पेन की जो शिद्दत है वो 2 है, तो इसका मतलब ये है कि वो उनको जो पेन हो रहा है उसकी शिद्दत ऐसी है जिसकी वजह से वो अपने आप को डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अगर कोई शख्स आपको कहे कि उनकी पेन की जो शिद्दत है वो स्केल के मुताबिक 3 है, तो मतलब उनको इतना पेन हो रहा है, इतनी शिद्दत में पेन हो रही है कि वो उसको क्या कर रहा है, टॉलरेटेबल है। टॉलरेटेबल से मुराद वो उसको बर्दाश्त कर सकते हैं बआसानी। इसके अलावा अगर कोई शख्स कहे कि वो 4 मतलब उनकी जो पेन की इंटेंसिटी है वो 4 है, तो मतलब उनको इस तरह से पेन हो रहा है जिसकी वजह से वो डिस्ट्रेस है, ठीक है। इसके अलावा अगर वो कहे कि 5 है तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग का शिकार होगा। अगर वो कहे कि 6 है तो मतलब उनकी जो पेन की शिद्दत है वो इंटेंस हो गई है, शदीद हो गई। अगर कोई कहे कि 7 है तो इसका मतलब ये है कि शदीद पेन उनको हो रहा है। अगर कोई कहे कि 8 है तो इसका मतलब ये है कि उनको जो दर्द हो रहा है तो वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो रहा है। अगर कोई कहे कि उनकी दर्द की जो शिद्दत है वो 9 है, तो मतलब एक्सक्रूशिएटिंग अनबेरेबल पेन, बहुत ही शदीद नाकाबिल बर्दाश्त पेन जो है उनको हो रही है। और अगर कहे कि उनकी पेन की जो शिद्दत है वो 10 है, तो इसका मतलब अनइमेजिबल, अनस्पीकेबल, ऐसा दर्द उनको हो रहा है, इतनी शिद्दत के साथ हो रहा है कि आप उसके बारे में अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते और ना ही उसको आप बयान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक पेन स्केल है जिसके ज़रिए हम अपने पेशेंट की जो पेन, जो दर्द की शिद्दत है, उसको हम क्या करते हैं, मालूम करने की कोशिश करते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस। अब हम पेन को किस तरह से डायग्नोस करेंगे और डायग्नोस करने के बाद उसके लिए हम कैसे नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे, तो उसके बारे में अब हम बात करेंगे। सबसे पहले एक्यूट पेन। अगर किसी पेशेंट को जो है एक्यूट पेन हो रही है तो उसके पीछे जो वजह होगी एक्यूट पेन रिलेटेड टू डिजीज़ प्रोसेस। पहली वजह तो उनकी बीमारी होगी कि जो बीमारी उनको लाहक हुई है तो उस बीमारी की वजह से वो पेन को सफ़र करेंगे। इसके अलावा साइड इफ़ेक्ट ऑफ वेरियस कैंसर थेरेपी एजेंट। इसके अलावा कुछ ऐसे कीमोथेरेपी या कैंसर थेरेपी एजेंट जो मतलब कैंसर के इलाज के लिए हम उन्हें जो मेडिसिन दे रहे होते हैं, तो उन मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी उनको एक्यूट पेन हो रहा होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रिपोर्ट ऑफ पेन, पेन की जो रिपोर्ट है वो तैयार करते हैं। सेल्फ फोकसिंग एंड नैरो फोकस उनकी हम करते हैं। इसके अलावा अल्ट्रेशन इन मसल टोन। इसके अलावा उनकी जो मसल टोन है, मसल शेप है, उसमें चेंजेस आ जाती है। उनके जो फेशियल एक्सप्रेशन है पेन की वजह से वो चेंज हो जाते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रैक्शन, गार्डनिंग बिहेवियर, उनकी जो अटेंशन है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्शन का शिकार रहते हैं, किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते और ऑटोनोमिक रिस्पॉन्सेज, रेस्टलेसनेस का शिकार रहते हैं, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, डिज़ायर आउटकम, मतलब उस पेशेंट के लिए ऐसे हम क्या करें जिससे उनकी जो पेन की शिद्दत है वो कम हो जाए। तो रिपोर्ट मैक्सिमम पेन रिलीफ कंट्रोल विद मिनिमल इंटरफेरेंस विद एक्टिविटी, डेली एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ, ठीक है। सो उनकी जो रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ है तो उसमें कम से कम इंटरफेरेंस करने की वजह से उनके जो पेन है उसको हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिलीव करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ फॉलो प्रिस्क्राइब फार्माकोलॉजिकल रेजिमेंट। इसके अलावा पेन के लिए हम उन्हें एनाल्जेसिक देंगे, इफ़ेक्टिव एनाल्जेसिक देंगे जिससे उनकी जो पेन की शिद्दत है उसमें क्या आ जाए, कमी आ जाए। डिमॉन्स्ट्रेट यूज़ ऑफ रिलैक्सेशन स्किल्स एंड डाइवर्जनल एक्टिविटीज़ एज इंडिकेटेड फॉर इंडिविजुअल सिचुएशन, ठीक है।
पेशेंट के सिचुएशन के मुताबिक हम ऐसे स्किल्स को अपनाएंगे, ऐसे स्किल्स अपने पेशेंट से कराएंगे जिससे वो अपने आप को रिलैक्स महसूस करे और उनकी जो अटेंशन है वो दूसरी तरफ जो है वो चली जाए, जिससे उनकी जो पेन है उसमें क्या आएगी, कमी आएगी। नर्सिंग इंटरवेंशन, सो डिटरमाइन पेन हिस्ट्री, लोकेशन ऑफ पेन, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी यूजिंग न्यूमेरिक रेटिंग स्केल और वर्बल रेटिंग स्केल। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नर्सिंग इंटरवेंशन में हम पेन के हवाले से हिस्ट्री क्या करेंगे, लेंगे कि पेशेंट को जो दर्द हो रहा है तो उसकी लोकेशन क्या है, कहाँ पर उनको दर्द हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी दर्द हो और कितनी बार दर्द हो रहा है, ड्यूरेशन उसकी क्या है, उसकी इंटेंसिटी क्या है। तो इन सब चीज़ों को हम पेन न्यूमेरिक स्केल के ज़रिए मालूम करेंगे या वर्बल रेटिंग स्केल के ज़रिए मालूम करेंगे। इसके अलावा बिलीव पेशेंट रिपोर्ट, पेशेंट जो आपको बता रहे होते हैं तो उस पर हमने बिलीव करना होगा। तो इसके पीछे रेशनल क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बेस लाइन डेटा टू इवॉल्वेट इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन, पेन ऑफ मोर देन 6 month ड्यूरेशन कंस्टिट्यूट क्रॉनिक पेन। अब अगर एक पेशेंट को जो है पेन हो रही है जो कि 6 महीने से उनको हो रही है और उसका जो टाइम पीरियड है वो 6 महीने से भी ज़्यादा हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि इनको क्रॉनिक पेन जो है हो रही है। और इनसे हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं तो इस मकसद के लिए हम कलेक्ट करते हैं कि हम इनकी जो इंटरवेंशन है वो इफ़ेक्टिव तरीके से कर सके। ठीक है, which may affect therapeutic choices. Recurrent episode of acute pain can occur within chronic pain requiring increased level of intervention। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम पेशेंट को ऐसे थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट, ऐसे थेरेप्यूटिक मेडिसिन देते हैं जो कि क्या होते हैं, इफ़ेक्टिव होते हैं उनके लिए। इसके अलावा अगर क्रॉनिक पेन के दौरान पेशेंट को बार बार पेन हो रही है, बार बार पेन के जो एपिसोड ही वो आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो एक्यूट पेन का भी शिकार है। तो इसके लिए हम फिर क्या करते हैं, इंटरवेंशन और भी ज़्यादा क्या कर लेते हैं, फोकस कर लेते हैं, जिससे हम उनकी जो पेन इंटेंसिटी है उसको हम कम कर सके। ठीक है, नोट द पेन एक्सपीरियंस इज एन इंडिविजुअलाइज वन कंपोज ऑफ बोथ फिजिकल एंड इमोशनल रिस्पॉन्सेज। इसके अलावा डिटरमाइन टाइमिंग और प्रेसिपिटेशन ऑफ ब्रेक थ्रू पेन व्हेन यूजिंग अराउंड द क्लॉक एजेंट वेदर ओरल, आईवी और पेज मेडिकेशन। इसके अलावा जब भी हम पेशेंट को मेडिकेशन देंगे, चाहे वो आईवी हो, इसके अलावा ओरल हो या किसी भी किस्म की हो, ठीक है, तो इसके लिए हम एक प्रॉपर टाइम जो है उसको क्या करेंगे, शेड्यूल करेंगे। ठीक है, तो इससे जो मेडिसिन्स के जो इफ़ेक्ट है वो क्या होंगे, फिर ज़्यादा होंगे। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, इवॉल्वेट एंड बी अवेयर ऑफ पेनफुल इफेक्ट ऑफ पार्टिकुलर थेरेपीज, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, बायोथेरेपी, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द पेन एंड एसो अबाउट व्हाट टू एक्सपेक्ट। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, सब इंटरवेंशन करने के बाद फिर हम पेशेंट की इवाल्वेशन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आया थेरेपी इंटरवेंशन करने के बाद पेशेंट की जो पेन है उसकी शिद्दत में कमी आई है या नहीं। इसके अलावा हम पेशेंट को जो मेडिसिन दे रहे होते हैं, उनकी जो थेरेपी कर रहे होते हैं, तो उसके इफ़ेक्ट से भी हम अपने आप को जो है बाखबर रखेंगे, ताकि किसी किस्म की दूसरी एबनॉर्मलिटी जो है वो पेशेंट को सफ़र ना करनी पड़े। Provide non-pharmacological comfort measures like massage, repositioning, back rub and diversional activities like music, television। इसके अलावा जो नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन है इसमें हम क्या करेंगे, पेशेंट को जो है, पेशेंट को हम मसाज देंगे। ठीक है, उनकी मालिश करेंगे या उनकी जो पोजीशन है उसका हम चेंज करते रहेंगे, या उनका जो बैक साइड है उसको हम रब करेंगे। तो इससे जो है उनको क्या मिलेगा, इससे उनको जो है सुकून मिलेगा, या उनकी जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। लाइक म्यूज़िक उनको लगाएंगे या टेलीविज़न उनको लगाएंगे, जिससे उनका जो ख्याल है वो दूसरी तरफ जाएगा और पेशेंट जो है अपने आप को रिलैक्स महसूस करेगा और उनकी जो फोकस है वो क्या होगी, दूसरी तरफ
जाएगी। इनकरेज यूज़ ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स और कम्प्लीमेंट्री थेरेपीज़। इसके अलावा हम पेशेंट को इनकरेज करेंगे कि वो स्ट्रेस को मैनेज करने के जो स्किल है उसको यूज़ करें, और उनको हम सिखाएंगे कि किस तरीके से वो अपने स्ट्रेस को जो है वो कम कर सकते हैं, और उनके लिए कम्प्लीमेंट्री थेरेपी की हम क्या करेंगे, बंदोबस्त करेंगे, जिसमें जो रिलैक्सेशन टेक्निक है वो हम उनको सिखाएंगे। इसके अलावा विजुअलाइजेशन, गाइडेड इमेजरी, बायो फीडबैक, लाफर, म्यूज़िक, एरोमा थेरेपी एंड इसी तरह से थेरेप्यूटिक टच। ठीक है। प्रोवाइड क्यूटेनियस स्टिमुलेशन। क्यूटेनिक स्टिमुलेशन से मुराद ये है कि उनके बॉडी पार्ट्स को हम हीट देंगे या उनको कूलनेस जो है वो देंगे या उनकी मसाज करेंगे, तो इससे भी उनकी जो इन्फ्लेमेशन है, जो मसल स्पाज़म हुई हो, तो उसमें क्या आएगी, उसमें कमी आएगी, जिसकी वजह से फिर पेन जो है वो भी क्या होगी, उसमें भी कमी आ जाएगी। ठीक है। तो ये सारे वो नर्सिंग इंटरवेंशन है जो कि हम क्या करते हैं, पेन को मैनेज करने के लिए हम अपने पेशेंट को देते हैं। पेशेंट एजुकेशन में हम क्या करेंगे, पेशेंट एजुकेशन में द नर्स मस्ट आल्सो एजुकेट द पेशेंट ऑन देयर कंडीशन, इट्स साइड इफेक्ट, इट ट्रीटमेंट प्लान एंड हाउ टू प्रिवेंट पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन। ठीक है। नर्स जो है वो अपने पेशेंट को एजुकेट करेंगे उनकी कंडीशन के हवाले से कि आपकी जो कंडीशन है वो कैसी है, किस तरह से आप अपनी कंडीशन को जो है मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट से बचा सकते हैं, और किस तरह से आप ट्रीटमेंट पर जो है, ट्रीटमेंट जो प्लान है उस पर अमल करके जो है अपने आप को बेहतर ज़िंदगी की तरफ ला सकते हैं, और उनको हम जो है वो गाइड करेंगे कि किस तरह से वो इन मेडिसिन की वजह से या इन ट्रीटमेंट की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन है उससे अपने आप को बचा सकते हैं। This education should be done effectively throughout the treatment of the disease according to the teaching style that best suit the particular patient। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, उनको हम क्या करेंगे, एजुकेशन देंगे, उनको हम समझाएंगे कि किस तरह से आप अपना ख्याल रख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे साथ एडवांस कॉन्सेप्ट इन नर्सिंग का यूनिट नंबर 10 जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप दोस्तों को आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।